हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्निकल कंस्ट्रक्शन में, जहां पे मैं आपको बार बेंडिंग शेड्यूल के बारे में बताऊंगा। बार बेंडिंग शेड्यूल का मतलब ये होता है कि हम किसी भी रेनफोर्समेंट बार की कटिंग लेंथ को निकालना और उनका वज़न निकालना, जो कि हम स्ट्रक्चर में यूज करते हैं। किसी भी स्ट्रक्चर में जो भी हमारा रेनफोर्समेंट यूज होता है उसका कटिंग लेंथ निकालना, उसकी वज़न निकालने को ही हम क्या कहते हैं, बार बेंडिंग शेड्यूल के अंतर्गत में सीखते हैं। ठीक है, तो बार बेंडिंग शेड्यूल को सीखने से पहले मुझे सारी डिटेल देखने होंगे कि हम कितने टाइप के रेनफोर्समेंट होते हैं, रेनफोर्समेंट निकालने का, वज़न निकालने का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो और क्या कौन कौन से फार्मूले होते हैं जिनका यूज किया जाता है बीबीएस में। तो पहले मुझे उन चीज़ों को सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम रेनफोर्समेंट बार की बात करते हैं कि रेनफोर्समेंट बार कितने तरह के होते हैं। तो रेनफोर्समेंट बार जो होते हैं आपके सामने दिख रहा होगा कि 6 mm के होते हैं, 8 mm के होते हैं, 10 mm होते हैं, 12 mm होते हैं। ऐसे ही आपको 16 mm, 20 mm आगे होते रहते हैं। ठीक है, हर डाया और बार का अलग अलग यूज होता है। जैसे अगर हम 8 mm के देखें तो 8 mm हमारा स्ट्रिप्स में यूज होता है, मतलब रिंग बनाने में स्ट्रिप्स में यूज होता है 8 mm का। ठीक है, वहीं अगर देखा जाए तो 12 mm जो है वो कॉलम में यूज किया जाता है, मतलब कॉलम में मिनिमम जो होता है वो 12 mm की सरिया यूज करते हैं। 12 mm से नीचे का डाया का हम सरिया यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग डाया और बार का अलग अलग स्ट्रक्चर वर्कों में यूज होता है। ठीक है, अभी आपके सामने स्क्रीन पर जो ये बार दिख रहा होगा, तो इस बार से का जो फेस है, ये फेस जो होता है वो डाया को प्रदर्शित करता है, मतलब डाया को दर्शाता है। डाया मतलब इसी से हम सरिया को पहचानते हैं कि ये कौन सी सरिया है, कौन से डाया की सरिया है, कि 6 mm की, 8 mm की, 12 mm इस टाइप का होता है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारी जो सरिया आती है मार्केट में, जो भी रेनफोर्समेंट बार आता है उसका एक्चुअल लेंथ क्या होता है। तो अगर देखा जाए तो अगर मीटर में नापते हैं तो उसका एक्चुअल लेंथ जो होता है वो 12 मीटर होता है। अगर हम फिट में बात करते हैं, जैसे कि आप देखते होंगे साइड पे जो लेबर मिस्त्री होते हैं वो फिट में बात करते हैं, फिट और इंच में उनका मतलब चलता है। तो अगर फिट इंच की बात देखा जाए तो जो सरिया का स्टैंडर्ड जो लेंथ होता है वो होता है 40 फीट। ऐसे एक्चुअल में तो 39.36 फीट होता है, 39.36 फीट होता है। लेकिन स्टैंडर्ड अगर देखा माने जो है, जो हम बुक्स में पढ़ते हैं या हर जगह अपने कॉलेज में पढ़े हैं, हर जगह पढ़े हैं, तो वो 40 फीट होता है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि आप ये बताइए कि आपका जो घरों में जो सरिया गिरते हैं या रहते हैं, तो उन सरिया का जो पूरा जो लेंथ होता है वो कितने मीटर का होता है। सही सी बात है कि मीटर में हम देखा जाए तो 12 मीटर उनकी लेंथ होती है, और फिट में हो तो 40 फीट होती है। अब इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं कि हम सरिया का वज़न कैसे निकालेंगे। तो सरिया का वज़न निकालने के लिए ये आपका ये फार्मूला दिया हुआ है कि D²/162, किसमें, मीटर में। अगर हम 1 मीटर टुकड़े के सरिया का वज़न निकाल, किसी भी डाया के सरिया का हमको वज़न निकालना है कि वो अगर 8 mm का सरिया है या 10 mm का सरिया है, उसका वज़न कैसे निकालेंगे, बिना तौले। मतलब लोग मशीन में तौलते हैं, आप बिना तौले जान जाएंगे कि इसका वज़न कितना होता है। तो इसका वज़न जानने के लिए हमको सिंपल से एक फार्मूला है कि D²/162 को हमें फॉलो करना है। जहाँ पे D का मतलब होता है डाया ऑफ बार, मतलब कि सरिया का जो व्यास होता है। हमें अगर पता है कि 8 mm की सरिया है तो हम उसको बिना तौले इस फार्मूले से उसका वेट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो जैसे ये फार्मूला आप देख रहे हो कि D²/162 है, तो D² मतलब डाया ऑफ बार, मतलब कि आपको जो सरिया है उसका डाया का मल्टीप्लाई करना है आपस में, मतलब कि 2 बार, मतलब D² मतलब 8 × 8 मतलब 64 हो गया, और अपॉन 162 मतलब 64/162 का मतलब ये हो गया आपका 3.95 kg/मीटर। मतलब 1 मीटर सरिये के टुकड़े का भार 0.395 हुआ, कितने का, 8 mm के सरिया का। इसी तरह आप 10 mm का निकालिए, घर बैठे कुछ नहीं करना है। 10 mm की सरिया है तो 10 × 10 हो गया, अपॉन 162 हो गया, और ये हो गया 100/162, मतलब ये आ जाएगा 0.617 kg/मीटर, 1 मीटर पर। इसी तरीके से अगर मान लीजिए फिट में निकालना हो तो फिट में निकालने के लिए फार्मूला में क्या होता है, थोड़ा सा चेंजेस होता है कि D²/533 हो जाता है। मतलब D² मतलब सरी वजन वही रहेगा, mm में ही रहेगा। 12 मान लीजिए हमने एग्जाम्पल में 12 mm सरिया ले लिया, तो 12 mm 12 मतलब 144 हो गया, भाग 133, तो ये 0.270 kg, 1 फीट का भार है।
अगर हमें पूरे सरिया का वज़न निकालना होगा तो यहाँ पे अगर यहाँ पे फिट में हमने वो निकाला है तो इसमें 40 फीट से गुणा करेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर पूरे लेंथ की सरिया का गुणा करना होगा तो हम कितने कैसे करेंगे, 12 की सरिया से, 12 मीटर, मतलब 1 मीटर में देखते हैं तो 12 मीटर की सरिया होती है, तो हम इसको 12 से गुणा करेंगे तो हमारे एक पूरे लेंथ की सरिया का वज़न हमारा निकल जाएगा। तो इसका मतलब सी से होता है कि डी स्क्वायर ऑफ 162 जो इसका फार्मूला है वो किसी भी डाये के सरिये का 1 मीटर का वज़न निकालता है। और फिर 1 मीटर जो वज़न निकल जाएगा उस 1 मीटर से हम क्या करेंगे, 12 से गुणा करते हैं तो पूरे एक लेंथ की सरिया का वज़न निकल जाता है मीटर में। फिट में निकालना हो तो भाई ये फार्मूला लगाते हैं। तो ये आपके सामने जो होगा देखा जाए तो कुछ हमने ये चार्ट आपका निकाला है कि 8 mm का, अगर आप इस तरह से इसी फार्मूला को यूज करते हो तो 8 mm का 0.395 आएगा, 10 mm का 0.617 आएगा और 12 mm का 0.88 आएगा। 12/144 भाग 162 देंगे तो आप वही आएगा। और जैसे 144 हो गया, 144 भागे 162, तो भाग देने के बाद आपका यही आने वाला है। तो इस तरीके से हम किसी भी डाये के सरिया का हम वेट जो है बहुत आसानी से निकाल लेते हैं, सिर्फ इस फार्मूले से। हमें कहीं नहीं जाना, हमें कुछ तोलने वोलने कुछ नहीं जाना है, हम ऐसे ही निकाल लेंगे। इसी तरह से हम अगर देखा जाए तो 20 mm के सरिया का भी निकालते हैं, 25 mm का सरिया निकालते हैं। अब बात आती है कि ये बार बेंडिंग शेड्यूल होता क्या है। हमने आपको पहले ही बता दिया कि बार बेंडिंग शेड्यूल जो होता है ना, वो किसी भी स्ट्रक्चर में, ठीक है, जो रेनफोर्समेंट हम यूज करते हैं, रेनफोर्समेंट बार, उसकी कटिंग, उसकी बेंडिंग के प्रोसेस को, मतलब प्रक्रिया, मतलब कटिंग और बेंडिंग के प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, हम बार बेंडिंग शेड्यूल कहते हैं। ठीक है, अब कुछ आप कह सकते हैं कुछ बेसिक्स रूल होते हैं बार बेंडिंग शेड्यूल के, जो मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे हुक लॉ हो गया। हुक लॉ मतलब आप स्टेरप्स में देखते होंगे कि स्टेरप्स में इस तरह से एक हुक बना दिया जाता है। ठीक है, ये हुक जो होती है वो देखा जाए तो 135 डिग्री पे होता है। ठीक है, और ये हुक कोई भी आप जनरली से सोचोगे कि इस हुक तो मोड़ देते हैं, लेकिन हुक का हम लेंथ कितना लेते हैं, हमें कितना हुक मोड़ना है स्टीरप्स में, जल्दी किसी को पता नहीं होता है। तो हमको हुक्स देना है, ये चीज़ हमें पता होना चाहिए साइड पे, ताकि बॉन्डिंग बनी रहे। अगर मान लीजिए कोई भी कंप्रेशन लोड आता है या टेंसाइल लोड आता है तो ये जो हुक होता है यही उसको पकड़ने का काम पकड़ बनाने का काम करती है। तो इस प्रकार से इसका हुक जो होना चाहिए वो स्टैंडर्ड होना चाहिए। ऐसे अगर देखा जाए तो आईएस कोड में 10D आ गया है, 10D दिया गया, मिनिमम 75 में दिया जाता है या तो 10D दिया जाता है। तो 10D मतलब डी का मतलब क्या हो गया, सारी बार जहाँ भी डी आ जाए बार बेंडिंग शेड्यूल में, इसका मतलब भी होता है डाई ऑफ बार। तो इसका मतलब हो गया कि डी का मतलब हो गया डाई ऑफ बार हो जाएगा आपका। ठीक है, तो अब जैसे आप कभी भी अगर स्ट्रैप्स होती है, स्ट्रैप्स में जो हुक हम निकालते हैं, ये जो हुक निकली हुई है, इस हुक में जो होता है वो 10D हम प्रिफ़र करते हैं, सी बात है। अब आगे हम देखें तो बेंड रूल क्या होता है। बेंड रूल मतलब आप देखते हो कि बीम में जब हम कभी बीम की सरिया बांधते हैं, जब टॉप बॉटम बार बांधते हैं या टॉप बार बांधते हैं, तो उसमें हम 90 डिग्री का बेंड देते हैं, 90 डिग्री का बेंड देते हैं। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का बेंड जो होता है वो कितना लिया जाता है, मतलब हम कितना बेंड मोड़ देंगे, ऐसे कैसे पता चलेगा कि हमें कितना बेंड। तो ये जो बेंड 90 डिग्री का मुड़ा होता है, ये कैसे पता चलेगा कि हमें कितना इसका बेंड देना है। भाई उसका स्पान होता है, क्लियर कवर घटा दिए, इसके बाद जो स्पान में क्लियर कवर घटाने के बाद जो दूरी बचती है तो मालूम है कि इलेक्ट्रो ड्राइंग में दिया रहता है, लेकिन कितना हमें बेंड करना है ड्राइंग में दिया नहीं रहता है। तो ये चीज़ हमें स्टैंडर्ड पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है बेंड की। तो अगर देखा जाए तो बेंड की जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है वो 10D से लेके 16D तक होती है, मतलब 10D से लेके 16D तक होती है। तो इस प्रकार से हम बेंड की भी एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, जिसको हमें पता होना चाहिए कि हमें जो है बेंड की जो वैल्यू होती है 10D से 16D के बीच में होती है। अगला देखते हैं। अब आती है बात ओवरलैपिंग की। मान लीजिए 12 मीटर का एक टुकड़ा सरिया का होता है, ठीक है,
और हमने 12 मीटर यूज कर लिया। तो 12 मीटर के बाद मान लीजिए कहीं बीम हमारा 16 मीटर का हमारी बीम है, मान लीजिए 16 मीटर की हमारी एक बीम है। तो बीम हमारी है तो हम सरिया तो 12 मीटर का ही मार्केट में आता है, जो मैंने शुरुआत में आपको बताया कि सरिया 12 मीटर का आता है, तो 16 मीटर का है। तो इसको हमें क्या करना होगा, फिर इन दोनों में ओवरलैप करना पड़ेगा। तो ओवरलैप करना पड़ता है। तो ओवरलैप करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे ये जितना ओवरलैप करते हैं, ठीक है, ये जितनी ओवरलैप होती है उसी के बारे में इसका मतलब जिसकी भी एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है वो वैल्यू आपको बताना चाहूँगा कि अलग अलग वैल्यू है। जैसे अगर हम देखा जाए तो स्लैब में जो इसकी वैल्यू होती है वो टेंसाइल जोन होती है। 2 जोन होता है, आपको पता है, एक होता है कंप्रेशन जोन, एक होता है टेंसाइल जोन, ठीक है। मतलब जो टेंसाइल जोन होता है, टेंसाइल जोन में जो इसकी वो 40D दिया जाता है इसकी वैल्यू, और कंप्रेशन जोन में दिया जाता है 50D। कंप्रेशन जोन में आपको 50D दिया जाता है और टेंसाइल जोन में 40D दिया जाता है। इसी तरीके से बीम में भी 2 जोन, जैसे स्लैब में भी क्या होती है, जहाँ पे थिकनेस का मामला आ जाता है वहाँ पे 2 जोन बढ़ जाते हैं, एक कंप्रेशन जोन बढ़ जाता है, एक टेंसाइल जोन बढ़ जाता है। तो जब हम स्लैब में भी वही होता है, तो स्लैब में क्या होता है, टेंसाइल जोन होती है। तो टेंसाइल जोन में हम कितना मतलब ये कितना हम ओवरलैपिंग करेंगे, ये ओवरलैपिंग करेंगे हम कितना 40D, किस में, टेंसाइल में। अगर कंप्रेशन की बात होगी तो हम कितना करेंगे 50D। उसी तरीके से बीम में देख लीजिए, बीम में क्या करेंगे, बीम में भी टेंसाइल जोन में हम कितना करेंगे 50D करते हैं, और कंप्रेशन जोन में कितना करते हैं 24D करते हैं। जो हमने बीम होती है, बीम में आप देखिए, बीम में जो हमारा जहाँ पे हमारा टेंसाइल जोन आएगा वहाँ पे हम इसको 50D का ओवरलैपिंग देंगे। मतलब ये जो होगा वो 50D रहेगा, जो आपस में हम ओवरलैप करेंगे सरिये को, तो वैल्यू जो होगी वो 50D हो गया। उसी तरह कंप्रेशन जोन में 24D होगी, ठीक है। और हम कॉलम में अगर जाते हैं तो कॉलम में जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है वो 50D होती है। कॉलम में भी जब कॉलम में ओवरलैपिंग देते हैं तो सिंपल से उसका वो होता है कि इसमें कोई टेंसाइल और कंप्रेशन जोन को नहीं बांटा जाता है। सिंपल सा फंडा इसका होता है कि हम जो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ की होती है, कहीं कोई लोग 45D भी लेते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से जो होता है वो 50D लिया जाता है। मतलब 50D जो लेंगे वही इसका ओवरलैपिंग वैल्यू होता है कॉलम में। और D का मतलब मैंने आपसे शुरू भी बताया कि जहाँ जहाँ D आएगा, मतलब D मतलब डाई ऑफ मीटर, डाई ऑफ बार। बट जहाँ मतलब क्या करना है, 50 गुणे डाई मतलब 8 है सरिया, तो 8 से गुणा कर दीजिए, बस वैल्यू निकल गया, उतना ही ओवरलैप हमें करना है, ठीक है। अगर क्या नाम है, आपको बीम में 25 mm की सरिया लगी हुई है तो 25 का हमने गुणा कर दिया 50D से, ठीक है। जो मतलब 25 का गुणा कर दिया हमने 50 से, तो D मतलब 25 mm हो गया। 50 से गुणा जो वैल्यू आएगा वो हमारा क्या होगा, ओवरलैप होगा। तो इस प्रकार से हम क्या नाम है आपका ओवरलैपिंग निकालते हैं। अब बात आती है कि हम नंबर ऑफ़ बार कैसे निकालेंगे। अगर एक कोई छत है, मान लीजिए कोई एक छत है, जैसे मान लीजिए कोई एक छत है, तो छत में ऐसे सरिया होती है, ठीक है। एक होती है मेन बार, एक होती है डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो हम कैसे नंबर निकालेंगे, तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए हमने इस एरिया की मेन बार का हमें क्या निकालना है कि कितने मेन ऑफ बार निकले। तो हमें क्या करना होगा, अपोजिट लेंथ, मतलब मेन बार निकालना, तो हमें कौन सा लेंथ लेना होगा, ये लेंथ लेना होगा, और अपॉन इसकी इन दोनों की मतलब 2 सरिया के बीच की स्पेसिंग अपॉन +1। सीधा सा फंडा है कि हमें अगर मान लो मेन बार का, मान लो ये वाले बार का हमें निकालना है कितने बार लगे हैं इस पूरे स्लैब में, तो सीधा अपोजिट लेंथ, मान लो अपोजिट लेंथ आया 3 मीटर आया, तो हमें क्या करना होगा, 3 मीटर भागे कितना करना होगा, स्पेसिंग, मान लीजिए स्पेसिंग हमारा दिया है 0.10 बट 100 mm का दिया हुआ है, ठीक है। तो 100 mm का दिया हुआ है तो 0.10 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, ये निकलेगा आपका 30, ठीक है। अब +1 हो जाएगा, मतलब 31 हो जाएगा। मतलब टोटल कितनी सरिया होनी चाहिए, वो 31 होनी चाहिए। इसी तरीके से हम अब बात करते हैं स्टेरप्स की, कि हम स्टेरप्स कैसे निकालते हैं। तो स्टेरप्स निकालने के लिए एक फार्मूला यही होता है कि एक्चुअल लेंथ ऑफ बीम या कॉलम, मतलब मान लीजिए बीम अगर 10 मीटर का हमने आपको लेंथ होगा अपॉन स्पेसिंग, जाहिर सी बात है स्पेसिंग कितना है, 0.1 का 100 mm की स्पेसिंग है, तो 0.10 से उसकी भाग दे देंगे, अब +1 कर देंगे। मतलब मान लीजिए 10 मीटर की, अगर 10 मीटर की बीम है, 0.10 है, तो ये हो जाएगा आपको 100 + 1 मतलब 101। तो इस तरीके से हम
नंबर ऑफ स्टीरप्स भी निकाल सकते हैं। सीधा सा फंडा होता है। मान ली बीम हो या कॉलम हो, कॉलम अगर है, कॉलम हमारा 1 मीटर है तो 1 मीटर हमारा हो गया। मान लीजिए अगर हमने 250 की स्पेसिंग पे रिंग दी है तो सीधे हमारा कितना हो जाएगा, 1 मीटर भागे 0.25 तो इक्वल टू हो जाएगा 4 और +1, मतलब हमारे कितने स्टेप्स पड़ेंगे, 5 स्टेप्स पड़ेंगे। तो इस तरीके से हम स्टीरप्स और सरिया दोनों को नंबर में निकालते हैं, कितने नंबर ऑफ स्टेप्स लगेंगे, कितने नंबर ऑफ आपको सरिया लगेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से थैंक यू। और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है और तो कृपया सपोर्ट करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आगे भी मैं इसी तरीके की चीज़ों को आपके सामने लाऊं और आपको कुछ सीखने को मिले, मुझे भी कुछ सीखने को मिले। इसलिए धन्यवाद।